मित्रों, संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो रहा है। लोकसभा तो कल रात ही उठ गई थी, राज्यसभा आज उठ जाएगी। हालांकि सत्र के आरंभ में बहुत व्यवधान रहा, लेकिन सत्र की समाप्ति पर हम एक आत्मसंतोष की अनुभूति लेकर उठे हैं, क्योंकि जो चर्चाएं हम चाहते थे वो चर्चाएं भी हम करा पाए। कुछ बहुत उल्लेखनीय विधेयक भी पारित करा पाए और कुछ विधेयक जो बहुत जल्दबाजी में सरकार पास करना चाहती थी, उनको रोकने में भी हम सफल हो पाए। आप जानते हैं कि 2 सत्रों के अंतराल में सबसे बड़ी त्रासदी उत्तराखंड में घटी थी। हम दोनों सदनों में इस पर चर्चा चाहते थे, दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई भी। आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी, हम उस पर चर्चा चाहते थे, दोनों सदनों में उस पर भी चर्चा हुई, स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन हुआ। लेकिन सत्र के दौरान रुपए की गिरती हुई कीमत ने इस स्थिति को और ज़्यादा दयनीय बना दिया था। इसलिए उस स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन के अलावा भी केवल डॉलर वर्सेस रूपी पर भी छोटी छोटी डिस्कशंस, छोटी छोटी चर्चाएं हुई। राज्यसभा में अलग से प्राइस राइज पर भी चर्चा हुई। और जो विषय सत्र के दौरान घटे, जैसे हमारी सीमा पर पाकिस्तान की सेना के लोगों ने आकर के हमारे जवानों को शहीद कर दिया, उसमें जो एक गलत बयानी मंत्री से हुई, उस गलत बयान को भी हमने सुधरवाने का काम किया। पाकिस्तानी की संसद की तरफ से एक प्रस्ताव भारत की तरफ निंदा का पारित किया गया था, उसके जवाब में दोनों सदनों से हमारे यहाँ से भी प्रस्ताव पारित किया गया। चीन द्वारा हमारी सीमा के अतिक्रमण का मामला आया, उस पर भी चर्चा हुई। तो इस तरह से जो चर्चाएं हम लोग चाहते थे वो लगभग सारी चर्चाएं हम करा पाए। जहाँ तक बिलों का ताल्लुक है, खाद्य सुरक्षा बिल यानी फूड सिक्योरिटी बिल, लैंड एक्विजिशन बिल और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल PFRDA, ये 3 बड़े बिल इस सदन में, इस सत्र में पारित हुए हैं। उसके साथ साथ 2 सोशल लेजिस्लेशंस, स्ट्रीट वेंडर्स बिल, मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल पारित हुआ। PFRDA के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने 2 संशोधन सरकार को दिए थे। वो दोनों संशोधन हमारे मान लेने के कारण हमने PFRDA पारित किया। और वो संशोधन क्या थे? एक संशोधन हमारा ये था कि आप सारे पैसे को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लगाएं, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक ऑप्शन देनी चाहिए पेंशनर को, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा लगाकर अश्योर्ड रिटर्न चाहता है तो आप उसका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएं। बाकी ऑप्शन है, अगर कोई चाहता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो आप उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रास्ता दे सकते हैं। इसको उन्होंने स्वीकार किया था और हमने कहा था कि 26% कैप होगी और इंश्योरेंस के साथ आप इसको क्लब करेंगे, तो वो भी उन्होंने माना। ये दोनों संशोधन हमारे मानने के बाद ही वो बिल हम लोगों ने पारित किया। स्ट्रीट वेंडर्स और मैनुअल स्कैवेंजिंग तो सामाजिक प्रभाव के बिल थे, वो कल रात हम लोगों ने बैठ करके पारित किए और छोटे बिल भी काफ़ी पारित हुए। लेकिन कुछ बिल सरकार हड़बड़ी में पारित करना चाहती थी, जैसे RTI बिल। हमने उनको कहा कि RTI बिल आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। वो फ्लिप फ्लॉप करते रहे, यहाँ तक कि मंत्री ने एक दिन मूव भी कर दिया हमारे यहाँ बिल। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये स्टैंड लिया कि ये बिल वाइडर कंसल्टेशंस चाहता है। डिफरेंट जगह से RTI एक्टिविस्ट चाह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए। आप जो भाषा बिल की लाए हैं वो असंवैधानिक है। आप पूरी क्लास को निकालने के बजाय केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को निकाल रहे हैं, इसलिए इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी का कंसल्टेशन ज़रूरी है। इसी तरह से जो कन्विक्टेड MPs की सज़ा ख़त्म करने का बिल ये लाना चाह रहे थे, 8(4) में संशोधन करने का, उसको भी हमने कहा कि ये बिल ऐसा नहीं है जिसको आप तुरंत ऐसे पास कर दें। अभी रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को दोबारा से रीइटरेट किया है, इसलिए इसको आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। RTI बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड था,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस्ड था, लेकिन दोनों बिल हमने स्टैंडिंग कमेटी को भिजवाने का प्रबंध किया। आरटीआई को स्पीकर रेफर करेंगी और 8-4 को चेयरमैन रेफर करेंगे। उसके अलावा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का बिल भी ये इसी तरह से जल्दबाजी में लाना चाहते थे। सर्वदलीय बैठक में जब ये इशू कानून मंत्री ने रखा था, उसी दिन हमने कह दिया था कि हम इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहते हैं। बाद में इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग लाएंगे एक इनेबलिंग प्रोविज़न के लिए और बिल अलग लाएंगे। तो बिल को आपके कहने से स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप पारित करवा दीजिए। हमने कहा नहीं, आप दोनों चीज़ों को स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। राज्यसभा में बिल आया, हमारे यहाँ अपोज हुआ, वॉकआउट हुआ। लोकसभा में बिल आया ही नहीं, क्योंकि हमने कहा कि दोनों के दोनों ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाएंगे। अब चूँकि एक हाउस से बिल पारित हो गया है, इसलिए वो स्टैंडिंग कमेटी को एज सच तो नहीं जा सकता, लेकिन हमने ये कहा है कि जब जो बिल स्टैंडिंग कमेटी को गया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में, जब उस पर चर्चा हो तो ये देखा जाए कि जो कोलिजियम एक्ट में बताया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ही पार्ट बने। इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी चर्चा कर ले, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो भी फिर अलग ढंग से संशोधित ही आकर के पारित हो। तो ये 3 बिल जो हम चाहते थे कि स्टैंडिंग कमेटी में जाए, वाइडर कंसल्टेशंस हो, उनको रोकने में हम कामयाब हुए, कुछ अच्छे बिल पारित करने में कामयाब हुए और अपनी चर्चाएं भी हम लोग कर सके। लेकिन इन सारे के बीच अगर आप देखेंगे तो एक सूत्र जो लगातार चलता रहा वो था कोलगेट और कोलगेट की मिसिंग फाइल्स। मित्रों, ये कोलगेट एक किस्म का धारावाहिक बन गया है जिसके अलग अलग एपिसोड्स आ रहे हैं। पहला एपिसोड आया जिसमें सीएजी ने खुलासा किया कि इस स्कैम में कोल ब्लॉक आवंटन में 1,86,000 करोड़ का घाटा हुआ है। दूसरा एपिसोड आया जब सीबीआई ने अपना एफिडेविट फाइल करना था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उस समय के कानून मंत्री ने फेरबदल करवाया तो कानून मंत्री का इस्तीफा हुआ। तीसरा एपिसोड आया जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइलें डिसीजन से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित वो गायब हो गई और 1-2 फाइल नहीं, 189 फाइलें गायब हो गई। और चौथा एपिसोड आया जब ये खबरें आई कि सीबीआई के एक जांच अधिकारी ने स्वयं प्रधानमंत्री को एग्जामिन करने के बारे में लिखा है, यानी पात्रों का खुलासा हुआ। ये 4 एपिसोड हैं। पहले में घोटाला, दूसरा में घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश, तीसरे में सबूत नष्ट करने की साजिश और चौथे में पात्रों का खुलासा। अब अगला एपिसोड कब आएगा और क्या लेकर आएगा उसका इंतज़ार है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कोलगेट एक सीरियल बन गया है, एक धारावाहिक की तरह। इसमें परत दर परत चीज़ें खुलती जा रही हैं। पूरे सेशन में हर दूसरे दिन कोलगेट का मामला उठता था, क्योंकि बीच ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी थी, बीच ही में मीडिया में तरह तरह की खबरें आ जाती थी, उसी को लेकर के हम लोग इस पर चर्चा करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज संसद तो समाप्त हो जाएगी, इसके बाद 4 राज्यों के चुनाव भी हैं, लेकिन ये जो कोलगेट की मिसिंग फाइल्स का मामला है, इसके साथ वो सारे प्रकरण जोड़ते हुए जो यूपीए 2 के कार्यकाल में घटे हैं, चाहे वो 2G है, चाहे वो CWG है, चाहे इनके भ्रष्टाचार के बाकी प्रकरण हैं, उनको जोड़ते हुए अब हम सड़क का आंदोलन तय करेंगे। क्योंकि जब संसद में मुद्दा उठता है तो एक वातावरण बन जाता है, लेकिन उसको आगे ले जाने का काम पार्टी करती है। तो इसके बाद पार्टी बैठ करके आंदोलन तय करेगी, जिसमें कोलगेट फाइल्स का मसला अपने आप में केंद्र में होगा। मुझे इतना ही कहना है। अरुण जी इसमें कुछ जोड़ेंगे, उसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो हम ले लेंगे। बात तो लगभग सारी आ गई। अगर इस सत्र की समीक्षा की जाए तो इसमें 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला कि देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ी हुई है और सरकार एक प्रकार से अपने हाथ खड़े कर चुकी है।
इसको सुधारने का कोई उपाय नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे तो चाहे ग्रोथ रेट है, रेवेन्यू जनरेशन है, डेप्रिशिएटिंग रुपी है, ये सारे फैक्टर्स ये उसके आधार के ऊपर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्योंकि बढ़ती हुई कीमतें, मैन्युफैक्चरिंग एकदम डाउन है, निवेश देश के भीतर आ नहीं रहा, देश के भीतर का निवेश बाहर जा रहा है, और इसलिए हमारे सांसदों ने दोनों सदनों में हर पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया कि बार बार इकोनॉमी की चर्चा हो जाए। उसमें बढ़ती हुई कीमतों का विषय भी ले लिया, डेप्रिशिएटिंग रुपी का ले लिया, एक रिलक्टेंट प्रधानमंत्री को बयान देने के लिए अर्थव्यवस्था के ऊपर मजबूर कर दिया, उनसे भी फिर स्पष्टीकरण लिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स की बहस को उसको प्रयोग किया। तो लगभग 5-6 तरीकों से इकोनॉमी जिसका संबंध आम आदमी के साथ है, प्रमुख विपक्षी दल के नाते उस विषय को हमने फोरफ्रंट में रखा। दूसरा, सरकार की विश्वसनीयता टूट चुकी है, गिर चुकी है। नेतृत्वहीनता और भ्रष्टाचार, और अब ऐसा लगता है कि सरकार नियंत्रण में नहीं है। जो ये 5 उदाहरण कोलगेट के दिए अभी सुषमा जी ने, बार बार उसको हाईलाइट करना और एक बचाव की मुद्रा में सरकार आ जाए कि यहां कह दे कि हम कोल की फाइलों के कस्टोडियन नहीं है प्रधानमंत्री जी, या एक बयान पढ़ने के बाद तुरंत बिना उत्तर दिए बाहर चले जाएं। उससे स्पष्ट था कि कोयले के विषय का और फाइलों के गायब होने के विषय का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कभी यह कह देना कि 2004 से पहले की थी, जब ये तथ्य आ गए कि 2006 और 2009 के बीच की थी तो कोई उत्तर ना देना। इट्स अ गवर्नमेंट विदाउट क्रेडिबिलिटी। जो लेजिस्लेशंस आए, जो वेलफेयर लेजिस्लेशन है, एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन हर लेजिस्लेशन में हमने स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से या संसद में बहस के माध्यम से उसमें चेंजेस करवाए, और किसी लेजिस्लेशन में अगर कमजोरी थी तो वो सामने लाए। लैंड बिल का पुराना स्वरूप, स्टैंडिंग कमेटी, और उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा आने तक, लोकसभा में कुछ चेंजेस, फिर राज्यसभा में चेंजेस, ताकि किसान का हित और किसान को मुआवजा मिले और विकास के कार्यक्रमों पे भी उसका असर ना पड़े। ये बैलेंसिंग एक्ट एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हमने किया। पेंशन बिल का भी आपको बतलाया गया कि जितने पेंशनर्स हैं उनको ऑप्शन मिल जाए कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, वो ऑप्शन उन्हें मिल जाए। फूड बिल के संबंध में भी दोनों सदनों की चर्चा में जो क्लेम था सरकार का, उस क्लेम की जो हॉलोनेस थी, खोखलापन था, वो भी हमने सामने लाए कि ना तो आपने फाइनेंशियल आउटले बढ़ाई है, ना बेनिफिशियरीज की संख्या बढ़ने वाली है, बीपीएल को जो राशन दिया जाएगा उसमें कटौती हो जाएगी, न्यूट्रिशियस राशन नहीं है, बीपीएल को महंगे दर पे मिलेगा, जो राज्य दे रहे हैं वो ज्यादा दे रहे हैं ऑलरेडी, और इसलिए जो राज्यों की
ज्यादा लाभकारी इसकी योजनाएं हैं वो चलेंगी, तो जिसको ये अपना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे उसकी हॉलोनेस भी इस सदन के अंदर बहस के माध्यम से हमारे सांसदों ने इसको स्पष्ट रूप से सामने रखा। केवल इतना। एक रिग्रेट ज़रूर है हमें कि मॉनसून सेशन से पहले कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना निर्माण की घोषणा की थी। हमने उसी दिन ये कहा था कि सरकार भी इसमें 2 कदम आगे बढ़े और इसी सेशन में बिल लेकर आए। ये सेशन पहले 16 सिटिंग्स का था, बाद में इसमें 5 सिटिंग्स लोकसभा में और 6 सिटिंग्स राज्यसभा में बढ़ाई गई। तो हमने बार बार ये मांग की कि इसी सत्र में ये बिल आना चाहिए, और हमें स्वयं को लगता है कि अगर इसी सत्र में ये बिल आता तो जो अनिश्चितता तेलंगाना के बारे में बनी हुई है वो ख़त्म हो जाती। मैंने सत्र के दौरान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग की थी। एक बार तेलंगाना रियलिटी बन जाएगा तो आंध्र भी सामान्यता की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हमारा ये रिग्रेट है कि कांग्रेस पार्टी ने तो घोषणा की, लेकिन बिल लाना तो दूर, सरकार 2 कदम भी इसमें आगे नहीं बढ़ी। इसलिए अब हम ये मांग करते हैं कि जो सत्र का आगे का अंतराल है, कम से कम इसका उपयोग करके विंटर सेशन में पहले ही दिन सरकार ये बिल लेकर आए ताकि तेलंगाना एक वास्तविकता बने। उसमें है दे रहे। एक डिटेल प्रेस हैंड आउट अभी आपको दे दिया जाएगा जितने हमारे। श्रीकांत बांट। बांट। अगर आपके सवाल हैं तो स्वागत है। अरुण सिंह जी। कमलनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, जी। अगर सीबीआई समन करती है, चाहती है तो प्रधानमंत्री उसके सामने पेश हो। जी। दूसरी में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो पेश होना चाहते हैं, उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। जी। इस बार भी वो कह रहे हैं कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आखिर पेश क्यों नहीं होते? जी। नहीं तो जेपीसी ने बुलाया था तब प्रधानमंत्री नहीं आए। उनके संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं वो अलग है और प्रधानमंत्री करते क्या हैं वो अलग है। तो आज कमलनाथ ने जो कहा है, लौटने के बाद प्रधानमंत्री उसके बारे में क्या कहते या करते हैं ये देखना बाकी है। मिस्टर मुरली। संसद के सामने तो इन विषयों पे उत्तर दिए नहीं, अब किसी और मंच पे कहाँ देंगे। मिस्टर मुरली। देखिए, ऑन बोथ दीज इश्यूज we didn't consider it prudent that indefinitely the session should be abandoned or disrupted. Our objective was that these two issues should be highlighted, both in parliament and in the media. We led the attack on behalf of the entire opposition, almost on behalf of the country, on the issue of missing files. The same issue has been taken up at least on 3-4 occasions. As far as the JPC member is concerned, we made our protest very clear on this issue. I had written to the chairman also on this subject, and we've told the ruling party also to reconsider this position, because our stand is very clear that you are fixing the numbers in the JPC so that you can eventually fix the report. One member in the JPC in its current composition matters significantly. सबसे लास्ट में पीछे। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सरकार अगर अपने तय बिल पास करवा सकती तो फिर विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं आपको बता दूं, नहीं, एक ही चीज़ से आप ये समझ लीजिए, लोकसभा में साधारण बहुमत 272 का बनता है
खाद्य सुरक्षा बिल और लैंड एक्विजिशन बिल हमारे वोट देने के बावजूद 216 मतों से पारित हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी अल्पमत में है और बिना विपक्षी सहायता के क्या वो ये बिल पारित करा सकती थी। बीजेपी का वोट देने के बाद लैंड एक्विजिशन 216 वोट से पारित हुआ है। मिस्टर और अखिलेश शर्मा, बीजेपी का विपक्ष की दल होने के नाते एक लार्जर जिम्मेवारी है। किसान को मुआवजा ज़्यादा मिल जाए, उसके हित की रक्षा हो जाए और उसके साथ साथ जो विकास की अर्थनीति है वो भी साथ साथ चलती रहे। ये जितने हमारे अमेंडमेंट स्टैंडिंग कमेटी और दोनों सदनों में हमने प्रेस किए हैं, वी ब्रॉट द बैलेंस टू दिस बिल। मिस्टर अखिलेश शर्मा, पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल मॉनसून सत्र के संबंध में है, इसलिए संसद में जो कार्रवाई हुई उससे संबंधित आप कोई भी सवाल पूछें, मैं आज उत्तर देने के लिए राज़ी हूं, लेकिन उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं लूँगी। तो आपकी आगे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो जल्दी भी। मिस्टर रविंदर, आप दोनों में से सवाल है, दोनों जवाब दे सकते हैं। आपने कहा सुषमा जी कि हमें आत्मसंतुष्टि है इस सेशन से। जी, मेरा सीधा सवाल है कि फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, एक सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट, एक राहुल गांधी का। क्या आत्मसंतुष्टि इसलिए है कि सोनिया गांधी का बिल पारित हो गया, वो फील्ड में जाएं, कांग्रेस को वोट के लिए बिल पारित कराएं, या राहुल गांधी की जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम योजना थी, उसे पारित कराने पर आपको आत्मसंतुष्टि? जहाँ तक आत्मसंतुष्टि का सवाल है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते रहें, उनसे ज़्यादा बेटर प्रोजेक्ट्स हमारी राज्य सरकारें चला रही हैं और इसलिए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स की भी हमने हवा निकाल दी दोनों सेशंस में, अमेंडमेंट्स दे के और ये बता के कि जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उससे भी इसमें कम कर रहे हैं। लेकिन हमें आत्मसंतुष्टि इस चीज़ की है, जो तीनों चीज़ें मैंने पहले बताई, कि जो चर्चाएँ हम चाहते थे वो हुई और ये बिल भी हमने रोके नहीं, वरना हम पर ये बात आती कि हम एक प्रो पुअर चीज़ ला रहे थे, एक प्रो फार्मर चीज़ ला रहे थे, बीजेपी ने रोक दी। लेकिन हमने अपने संशोधन पेश किए और अंत में ये कहा कि आप आधे अधूरे बिल पारित करवा रहे हैं, जब हम आएंगे तो इनको ठीक करेंगे, ये कहकर पारित करवाया। और 3 बिल जो वो हड़बड़ी में पारित करना चाहते थे और हम समझते थे कि वो देश हित में नहीं है, उनमें वाइडर कंसल्टेशन चाहिए, वो रोके। तो हमारी आत्मसंतुष्टि क्यों है, ये पहले ही मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में खुलासा कर दिया था। आप इसको जो चाहें सो समझें। वैसे ये ड्रीम शब्द का दूसरी बार प्रयोग हो रहा है। एक बार हुआ था 3 लोगों के संबंध में कि अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए अब एक ड्रीम टीम आई है। उस ड्रीम टीम ने एक नाइटमेयर प्रोड्यूस किया है। अब ये ड्रीम का क्या होता है ये भी आगे देखते हैं। मिस्टर हमें रामनारायण, तो अपनी सॉरी, जिम्मेदारी निभाने का आत्मसंतोष है कि हम जो चाहते थे, जो चर्चाएं वो चर्चाएं करवाई, बिल पारित करवाए और जो बिल रोक सकते थे, रोकने चाहिए थे, वो रोके। हमें तो आत्मसंतुष्टि इसलिए है। रामनारायण श्रीवास्तव, इस तरह से सदन को चलाने के लिए कुछ सांसदों ने अमेंडमेंट किया गया, नई परंपरा शुरू हुई सरकार की तरफ से, इसे कितना ठीक मानती है? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार के मोशन का तो विरोध हुआ, ये तो स्पीकर ने नेम किया और अगर स्पीकर नेम करते हैं तो उनकी रूलिंग को आप सिवा मानने के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार जब करना चाहती थी तो उनका मोशन का विरोध हुआ। लास्ट सवाल मिस्टर सुमित अवस्थी। सुषमा जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा कि आप केवल उन्हीं सवालों के जवाब देंगी जो मॉनसून सत्र के आज दौरान जी विषय उठे हैं। जी एक विषय और उठाया गया दोनों सत्रों में, जी, गुजरात के आईपीएस अधिकारी बंजारा के खुलासे का, उनकी चिट्ठी का कोई विषय नहीं उठा कल हुआ। हंगामा हुआ, काफी देर तक दोनों सत्रों में हंगामा हुआ, बैनर दिखाए गए, आप लोगों ने उस पर चर्चा की नहीं? कोई विषय नहीं उठा। वो विषय उठना उसको कहते हैं जिसकी अनुमति मिलती है और जिस पर बोला जाता है। वो बिल्कुल विषय नहीं उठा। लोकसभा में तो उठा ही नहीं। लोकसभा में तो किसी ने बैनर भी नहीं दिखाए, लोकसभा तो चलती रही। राज्यसभा में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वो भी विषय नहीं उठा। विषय उठाने की तो अनुमति ही नहीं मिली उन्हें। विषय उठाने की अनुमति मांगी गई, अनुमति नहीं मिली। नहीं मिली। विकास भदौरिया, जी अरुण जी, आप दोनों से सवाल है मेरा। आपने कहा कि जो लैंड एक्विजिशन बिल था वो आपकी सपोर्ट के बाद 216 वोटों से पास हुआ। जी, अरुण जी ने कहा कि सरकार विश्वसनीयता खो चुकी है। पिछले 4 सालों में एक भी बार अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष नहीं लेके आया। क्या कर रही है
देखिए, बिल पर नंबर ना होना और अविश्वास प्रस्ताव पर नंबर ना होना दो अलग चीज़ें हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाकी सांसद हैं उनमें ये लगने लगता है कि चुनाव में जाना होगा। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर हमने पहले भी देखा किस तरह से सरकार नंबर जुटा लेती है, भय से, लोभ से, लालच से। और ये रणनीति तो आप विपक्ष पर छोड़िए कि वो तय करेगा कि कौन सी विधा है जिसके माध्यम से हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको 6 महीने की लीज दे देना ये हमने ठीक नहीं समझा, बल्कि सत्र दर सत्र उनको घेरना ये हमने बेहतर रणनीति समझी। मिस्टर राहुल श्रीवास्तव लास्ट में, फिर उषा जी। Well, if you followed the debate in both houses, we categorically said that all functions under this are to be performed by the states. Therefore, either leave the option to the states or factor in the opinion of the states. The precise objections which we raised to the food security bill in both houses are precisely the issues which both Mr. Modi and other chief ministers have raised in their letters to the Prime Minister. And therefore, between the stand of the party and what the chief ministers have been demanding, there was a complete consistency. And in Lok Sabha, I wanted that Section 38 should be negatived. I personally spoke on that and demanded the same meeting as Mr. Modi had demanded. उषा जी। कि ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि इस सत्र से पहले ही जेडीयू बाहर हो गया था, लेकिन जो हमारे पार्टनर्स थे अकाली दल, शिवसेना या जनहित कांग्रेस लोकसभा में, और इनके यहाँ भी शिवसेना और अकाली दल, वो हर समय साथ रहे। तो जदयू के बाहर हो जाने के बाद वो नंबर आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन वो स्वाभाविक था। मिस्टर तिवारी, वो संख्या आपको कम दिख रही होगी, लेकिन ओपिनियन पोल्स में कुछ संख्या बढ़ी हुई दिख रही है। मिस्टर तिवारी और उसके बाद मिस्टर परासर, उसके बाद। No, at that point of time that was right strategy. Mr. Parasar. But for obstructionism, the spiral effect of what happened in 2G and the coal block allocation would not have happened. कह रहे हैं 4:30 कोई दूसरी प्रेस में जाना है। नहीं, वो तो अभी हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ? वो तो बिल स्टैंडिंग कमेटी को गया। देखिए, नहीं, अभी जो बिल पारित हुआ है वो केवल आरपी एक्ट का वो हुआ है कि 1 दिन की भी अगर पुलिस कस्टडी है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी 751 में भी अगर आपको कोई बंद कर देता है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और उसको रिव्यू करते हुए जजेस ने खुद कहा है कि वो गलत है। इसलिए जो बिल पारित हुआ है वो कन्विक्टेड का नहीं पारित हुआ। अगर आप एक जन आंदोलन करते हुए भी 1 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में जाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वो बिल पारित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।